नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलएलबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे सवाल आते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा, कितना टाइम का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मोड क्या होगा, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी हम इस वीडियो में बता रहे होंगे कि आखिर जो क्वेश्चन का मॉड्यूल होता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें सर एग्ज़ाम डेट से, तो अब की बार जो EU LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो LLB का एग्ज़ाम होने वाला है वो 2024 के जून के 3rd वीक में होने वाला। हम 3 ईयर LLB कोर्स की बात कर रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। इसके रिगार्डिंग हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पे आप क्लिक करके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपको ऑलरेडी पता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं आपको। तो अब आते हैं कि क्या आखिर जो सिलेबस है वो क्या है, पार्ट 1 में क्या आता है, बाकी ये चीज़ें आपको राजकमल जी बता रहे होंगे। जैसा कि आदित्य सर आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिए हैं। मैं बात करूं, जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट में आता है लैंग्वेज, और दूसरे पार्ट में आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और तीसरे पार्ट में आता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। अब आते हैं कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं और कंपलसरी आपको करने होते हैं। इसमें हिंदी या इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों आपको कंपलसरी करने होते हैं। और हिंदी से 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल ये जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज में, हिंदी में क्या जो इसका सिलेबस है। तो हिंदी में सर बात करें अगर हिंदी में सिलेबस की, तो जैसे सिलेबस में आपके आ जाते हैं, ये क्या है कि अपठित गद्यांश। एक सेकंड। हाँ, देखिए हिंदी का सिलेबस, इसमें अपठित गद्यांश से आते हैं। अपठित गद्यांश दे दिए जाएंगे और उसमें से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और आपको आंसर देने होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची से क्वेश्चन आएंगे, और विलोम शब्द से क्वेश्चन आएंगे, समानार्थी शब्द से क्वेश्चन आते हैं, वाक्यों के लिए एक शब्द होता है उसके लिए क्वेश्चन आते हैं, मुहावरों से क्वेश्चन आते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द छाँटने के लिए शब्द आते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इंग्लिश की, तो आदित्य सर बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले कंप्रीहेंशन आता है, कंप्रीहेंशन पैसेज। इसके बाद से आपको सिनोनिम्स के वर्ड्स दिखेंगे, एंटोनिम्स आपको चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से स्पेलिंग के एरर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, कौन से स्पेलिंग ऑप्शन में जो दिया गया उनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, ये भी चूज़ करना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस आप देख के जाइएगा, वोकैबुलरी आपको देख के जाना होगा कि कौन से वर्ड की मीनिंग्स क्या हैं। तो इस तरीके से, या फिर सिनोनिम्स के फॉर्म्स में या एंटोनिम्स के फॉर्म्स में आपको वोकैबुलरी भी अच्छे से देख के जानी होगी। सिंटैक्स आप देख के जाइएगा। फिर उसके बाद आप देखिए ग्रामर के नॉलेज में अगर आपको बात करें तो आपको प्रोवर्ब आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, जो बेसिक ग्रामर है आपको आना चाहिए। एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, कंजक्शंस आप देख के जाइएगा। फिगर ऑफ स्पीच पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा। फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोल क्या होता है, फिर एलिट्रेशन क्या होता है, इस ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। और इनके एग्जाम्पल्स भी देख के जाइएगा कि अगर कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ 2-3 लाइन्स के, तो उनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन होगा वहाँ पे तो हाइपरबोल होगा। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लीगल टर्म्स देख के जाइएगा, कुछ बेसिक लीगल टर्म्स होते हैं उनको आप देख के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स आप देख के जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। बाकी प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड भी आता है कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अब चूँकि ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होता है तो प्रेसी राइटिंग का कोई बहुत मतलब नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि प्रेसी दे दिया, उसका टाइटल पूछ लिया आपको,
और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यहाँ कोई रिटन एग्जाम नहीं हुआ तो प्रेशर राइटिंग का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। बट फिर भी आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा जो हमने बताया। लीगल टर्म्स में कुछ और भी टर्म्स हैं, उनको हम अगर कुछ वीडियोज़ की ज़रूरत लगे तो उसमें हम कवर भी करा देंगे। जो लैटिन टर्म्स होते हैं, जो लीगल फ्रेज होते हैं, उनको आपको देख के जाना होगा। तो ये थी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की सिलेबस। बाकी जो और भी सेक्शन के सिलेबस अभी बचे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजकमल जी आपको बता रहे होंगे। आदित्य जी ने आपको बता दिया कि जो है इंग्लिश के क्या सिलेबस थे। हिंदी के तो हम बता ही दिए, उसमें कुछ एक आध टॉपिक छूट रहे थे, जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, संधि है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और बोल रहे थे कि कवि लेखक की रचनाएं, ये सब आपको हाँ ये पढ़ लेना है। अब आते हैं, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन हिंदी के आए, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आए। किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे है कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो जो सेकंड पार्ट में क्या टॉपिक आ जाता है, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन कल्चर से आएगा, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आएंगे, कंपटेटर हाँ यहाँ नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे और ट्रीटी से क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स। तो और करंट सर मॉडल क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, अभी लास्ट में हाँ करंट अफेयर्स बता रहे थे कुछ। इसमें करंट अफेयर क्या आएंगे ये आदित्य सर आपको बताएंगे। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगर आप आज के टाइम में बात करें तो लोकपाल कौन है आप देख लीजिएगा, फिर चीफ जस्टिस कौन है देख लीजिएगा, फिर कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ये सब आप डेटा देख के जाइएगा। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, फिर ग्लोबल और भी जितने ग्लोबल लेवल पे इंडेक्स आते हैं, लाइक हंगर इंडेक्स की हमने बातें कर ली, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक कितना है। तो इन सारे रिपोर्ट्स को भी आप देख के जाइएगा। नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, पद्म विभूषण अभी किसको मिला है, या फिर कोई और मेजर डेवलपमेंट हुआ है जो कि नेशनल न्यूज़ बना है, इंटरनेशनल न्यूज़ बना, तो इनको भी आप देख के जाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले तो सर इसरो के चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में कौन है, ICMR के डायरेक्टर कौन है, या फिर DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। कई बार पूछ लेता है कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। तो थोड़ा बहुत आप देख के जाइएगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स की रैंक देख के जाइएगा। अभी इलेक्शन हो रहा है तो कौन सा इलेक्शन हो रहा है ये आप देख के जाइएगा। 17वीं लोकसभा का गठन होगा कि 18वीं होगा कि कौन सी लोकसभा का गठन होगा। फिर इस बार जो इलेक्शन कमीशन अपना चुनाव करा रहा है उसका मोटिव क्या है, या फिर स्लोगन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। थीम क्या है ये भी आप देख के जा सकते हैं। ओवरऑल इलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ के जाइएगा। कुल कितने वोटर थे इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, 96 करोड़ है कि 97 करोड़ है कि 100 करोड़ है, कितने, ये भी आप एक बार देख के जाइएगा। फीमेल कितने हैं, मेल कितने, ये सारा डेटा आपको देख के जाना हो। तो ओवरऑल एक करंट अफेयर्स आप देख के जाएंगे। किसी भी सोर्स से आप पढ़ें, जो भी आपको ठीक लगता हो वो आप पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। बाकी इसके बाद पार्ट 3 में हम आते हैं सर, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। बाकी चीज़ें जो हमने बताई ओवरऑल, उससे जब हम मॉडल क्वेश्चंस बताएंगे तो वो सब्जेक्ट पे आपको क्लियर होगा कि कैसे नेशनल मूवमेंट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अभी हम बस सिलेबस बताते जा रहे हैं। लास्ट के सेक्शन में हम जो है वो मॉडल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सर ने आपको बता दिया कि करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में जो हमारा है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग में क्या आ सकता है, रीजनिंग में आ सकता है लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस आ सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग आ सकती है, ऑड इवन डिस्क्रिशन आ सकता है, क्लासिफिकेशन आ सकता है, एनालॉगी आ सकता है, सिलोजिज्म आ सकता है, और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल एबिलिटी में सर सर आप बताइए। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, फिर लेटर सीरीज़ हो गई, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशंस भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन से आते हैं कुछ, डायरेक्शन से जो दिशा वाले आते हैं कि राम जो है इतने किलोमीटर या इतना मीटर जो है वो उत्तर पूर्व में चला या फिर इधर चला, उसके बाद इधर मुड़ गया, फिर इतना एंगल पे मुड़ गया, तो वो किस डायरेक्शन था। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को भी आपको करके जाना होगा। बाकी रीजनिंग ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी बेसिक। और ये 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं आपकी रीजनिंग के। बाकी अगला सेक्शन आता है सर लीगल एप्टीट्यूड का। ये 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें मेनली पूछा है आपसे क्या जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, और इंडिया का या फिर वर्ल्ड लेवल पे आपका लीगल सिस्टम कैसा है। मेजरली आपको इंडिया का ही पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रिंसिपल्स आपसे पूछ लिया था, और उसमें प्रैक्टिस में क्या चल रहा है वो पूछ लिया था। रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पे पूछ लिए जाएंगे। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में आया था,
तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना होगा। हम अभी मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो हम अब आते हैं, पूरे सेक्शन हमने सर कवर कर लिए हैं, अब हम आते हैं डायरेक्ट मॉडल क्वेश्चंस पे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए आते हैं। अब ये बताना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है सर वो मिलता नहीं है। अब जो क्वेश्चन पेपर वो सबमिट करा लिया जाता है, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, क्योंकि ये आपको आइडिया लग पाएगा हमें तैयारी कैसे करनी। सिलेबस में तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन किस टाइप में पढ़ना होगा, किस एंगल से पढ़ना होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पता चलेगा मॉडल क्वेश्चंस के थ्रू। तो राजकमल जी आपको बताना स्टार्ट करेंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें आदित्य सर, अगर मॉडल क्वेश्चन की, तो ऐसे पूछे जाते हैं जैसे हम सुने होंगे हिंदी में तद्भव तत्सम शब्द। तो जैसे तद्भव दे दिया दिया और 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन शुद्ध रहेगा दीपक, तो दिया का दीपक तत्सम शब्द होता है। अब जैसे एक शब्द दे दिया द्वार, आप लोग द्वार पढ़ेंगे तद्भव में, लेकिन जब आप तत्सम में जाएंगे तो इसका जो तत्सम रूप है वो द्वार होगा। फिर मान लीजिए कि एक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए क्वेश्चन कोई दे दिया, जैसे गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देगा जरूर वो सही होगा, जिसका जो इसका जो आंसर है वो है अंतेवासी, अर्थात गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र। और जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया वाक्य शुद्धि के लिए, जैसे मैंने को विद्यालय जाना है। अब यहाँ मैंने को विद्यालय जाना, आपको शुद्ध करना है, वहाँ पर एक शुद्ध वाक्य जरूर लिखा होगा कि मुझको विद्यालय जाना है। यहाँ जो मैंने को शब्द है ये गलत है, मैंने को, मुझको विद्यालय जाना है। तो और जैसे पर्यायवाची से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि अकिंचन का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, उसमें हो सकता है निर्धन भी दे दे, हो सकता है गरीब दे दे, या दरिद्र, कोई ऑप्शन रख सकता है। तो इस तरह से जैसे कोई संधि से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अलंकार से कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, निम्न में से इस शब्द में कौन सी संधि है, निम्न में से इन शब्द में कौन से छंद हैं। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे यहाँ फ्रेम होंगे और ऐसे क्वेश्चन मॉडल आएंगे। अब आते हैं अंग्रेजी पे, तो जो अंग्रेजी है ये आदित्य सर बताएंगे कि अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और क्वेश्चन कैसे आएंगे। रस, छंद, अलंकार ये सब आपको स्किप नहीं करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा। समास, संधि भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मतलब जो बेसिक सिलेबस है उसको आप मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको कवर करके ही जाना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। बाकी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चंस लाइक ऐसे आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, अब उसमें आपको प्रीपोजिशंस फिल करना होगा, कंजक्शंस फिल करना होगा, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। टेंसेस की भी करेक्ट फॉर्म आपको चूज़ करना पड़ जाता है, लाइक ही अगर लगा हुआ तो वहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पे आपसे पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम टॉपिक वाइज और भी बात करें एंटोनिम सिनोनिम्स की, तो लाइक आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे अगर हम ये आपसे पूछ ले कि लाइक कोई वर्ड है गो, ठीक है, मान लीजिए जाने का इंग्लिश होती है गो, अब उसका आपसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछ लिया, ये आपको बताना पड़ेगा, या फिर जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंटोनिम्स कुछ बेसिक क्वेश्चंस के पूछ लेते हैं, लाइक फेमस अगर वर्ड दिया हुआ है तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, नोटोरियस होगा या फिर कुछ और होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा, लाइक वो कौन, जैसे द मैन या फिर द वन हु स्टडीज़ अबाउट द कार्डियक, और वी कैन से द कार्डियक इश्यूज़, जो कि हमें जो भी डॉक्टर होता है जो कार्डियो से रिलेटेड चीज़ों को देखता है या फिर पढ़ता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेगा। जो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाई करता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछने के चांसेस रहते हैं हर एक सेक्शन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो गया कि द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आंसर होगा ओमनी प्रेजेंट या ओमनी पोटेंट। एग्जैक्ट मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन ओमनी पोटेंट या ओमनी प्रेजेंट है, ऐसा कुछ आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसी तैयारी करके जानी होगी। बाकी अगर हम इडियम्स फ्रेजेस पे आए तो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसको आप देखिएगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें हम अभी कुछ बहुत प्रिसाइजली आपको बता नहीं रहे हैं क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है, आप देख के पूरा जाइएगा। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है, आप अगर गूगल भी करेंगे इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेजेस सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिएगा, हमको ऑलरेडी आपको बताया था, जहाँ पे एक्सैगरेशन होगा वहाँ पे हाइपरबोल होगा, एलिट्रेशन क्या है, जहाँ पे ऑक्सीमोरोन वहाँ पे साउंड की क्या इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे साउंड मैच कर रहा है वहाँ पे कौन सा आएगा, क्या जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने किस फिगर ऑफ स्पीच में ज़्यादा अपने पोएम्स लिखी हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा देख के जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोनेट क्या है ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा आप डीपली थोड़ा पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लीगल टर्म्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, फिर
आप जब आप आर्टिकल 20 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इन सारे वर्ड्स का थोड़ा सा मतलब समझ के जाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। फिर कुछ लीगल मैगजीम्स हैं, लाइक एक सर लीगल मैगजीम्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसका मीनिंग याद है मुझे, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ये एक लीगल मैगजीम है जिसका मीनिंग ये होता है इंग्लिश में कि नो वन शुड बी नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, मतलब एक व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। तो इसके लिए कौन सा लीगल मैगजीम है ये आपको पढ़ के जाना होगा। तो कुछ ऐसे लीगल मैगजीम्स आप पढ़ के जाइएगा तो आपकी बहुत आसानी से इंग्लिश के सेक्शन जो है बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। बाकी बेसिक सर मुझे नहीं लगता बताने जो आता है। डोलिन कैपेक्स, डोलिन कैपेक्स क्या होता है? द वन हु इज़ बिलो 7 ईयर्स, यही है कि वो क्राइम नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम नहीं कर सकता। तो डोलिन कैपेक्स पूरा कॉन्सेप्ट है IPC में, लेकिन या बोल लीजिए क्रिमिनल लॉ में, बट आपको बस इतना ही बताना होगा कि द वन हु इज़ बिलो 7 ईयर्स कांट कमिट एनी ऑफेंस। तो ये आपको समझ के जाना होगा। देखिए अब नाउन प्रोनाउन इन सारी चीज़ों के बारे में सर मुझे नहीं लगता बताना बहुत रिलेवेंट होगा कि आपको ऑलरेडी इतना चीज़ें आती होंगी। नाउन प्रोनाउन क्या है, कंजक्शन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो ये रहा सर इंग्लिश का एक ओवरऑल व्यू। हमने बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब आगे सर आते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में, इनको डिटेल्स बताते जाइए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे आ सकता है कि अगर हम प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो जैसे आ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था वो कहाँ था, कौन सा बंदरगाह था? तो आपके आंसर होंगे लोथल। हाँ, डॉकयार्ड इंग्लिश में भी बोलते हैं उसको, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसका जो बंदरगाह था डॉकयार्ड, तो वो कहाँ था। और जैसे आ सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो ऐसा होता तो मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेथ, हाँ ये होता है। जैसे आप मिडिवल हिस्ट्री से आ जाएगा कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के थे। या फिर सर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ। बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो 3-4 युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बक्सर के युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सब पूछता रहता है आपसे। ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा किनके बीच में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम किनके बीच में हुई थी, तो आप थोड़ा बहुत देखते जाइएगा। टिप्पू सुल्तान कहाँ का राजा था, थोड़ा बहुत आपको देख के जाना होगा, ये सब चीजें देख लेना होगा। समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आगे चलते अब आते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। कल्चर से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि यक्षगान किस राज्य का जो है वो क्या कहते हैं, नाट्य नृत्य है, कह लीजिए। भरतनाट्यम कहाँ का है। फिर आपसे कभी कथकली कहाँ का है। ये सब क्वेश्चन फ्रेम होंगे और आपको बता देने होते हैं। कभी आपसे ये भी पूछ जाता है कि पंडित रविशंकर कह लीजिए, या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे। बिरजू महाराज वो वाशुरी संबंधित थे, तबला से संबंधित थे, किससे संबंधित थे, ये भी आप थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। जो एक आता है टॉपिक वाद्य यंत्र से संबंधित, वो उस वहाँ से आप पढ़िएगा, और हमको लगता है लूसेंट से आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका काम हो जाने वाला है। आगे आते सर नेशनल मूवमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन। जैसे मैं प्रूव कर दूं कि जैसे एक क्वेश्चन किया सहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो हम 1920, वहाँ पर कई विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे, 25, 22, 24, तो 1920 भी होगा, तो 1920 करेक्ट होगा। और पूना पैक्ट कब हुआ था सर, ये एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, उसमें कौन सा स्लोगन दिया गया था, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था। फिर उसके थोड़ा और पहले जाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था सर, वो कब हुआ था। फिर उससे पहले थोड़े बहुत जाएं, अगर जानना चाहें या फिर समझना चाहें कि क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कितने कुल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो ये सब समझना होगा। कौन सा इंडियन था जो या कौन से इंडियन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। बाकी भारत को आज़ादी कब मिली, जब आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम पे JB कृपलानी थे। लेकिन अब हो सकता है सर थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज हुई है, और कई बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इरेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा बहुत सरसरी निगाह से देख के जाना होगा ये सारी चीज़ें भी। बाकी आपसे क्वेश्चन ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्लोगन क्या था, एक देश में 2 विधान 2 निशान, और ऐसे करके उनका स्लोगन था 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में उनका डेथ होता है, और उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर को हमें भारत का अभिन्न हिस्सा मान करके जो भी स्पेशल स्टेटस दिया गया उसको हटा देना चाहिए। तो अब चूँकि गवर्नमेंट उनकी है तो थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, तो उनके क्वेश्चन पे थोड़ा देख के जाइएगा। आप ये भी देख के जा सकते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना उन्होंने की थी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट कि भारतीय जनसंघ का स्थापना किसने किया था, तो आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो थोड़ा सा जिस गवर्नमेंट के सर जिसकी भी गवर्नमेंट रहती है उसके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको ध्यान से देख के जाना होगा। अब बाकी सर साइंस एंड टेक में क्या पूछा जाता है ये आप बताइए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे सर साइंस एंड टेक में पूछ लेगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कह देंगे ओम। आ सकता है कि अगर इसे थोड़ा जटिल बनाना होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर हो जाएगा। जैसे आ जाएगा बायोलॉजी में कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक एसिड है। वैसे होने वाले डिजीज क्या है और विटामिन सी किससे ज़्यादा मिलता है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो भी विटामिन है वहाँ से पढ़ लेना है। और अब आते हैं जैसे होता है सर इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से सर बताइए कैसे क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। लाइक पहले तो हम स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, पहले इनके गवर्नर कौन थे, पहले विदेशी कह लीजिए या ऑसबर्न स्मिथ जो थे वो पहले इनके गवर्नर हुआ करते थे। अब पहला भारतीय गवर्नर कौन था, CD देशमुख थे। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ नेशनलाइजेशन। रिजर्व बैंक की हम बात कर रहे हैं। अब ये रिजर्व बैंक के टॉपिक कंप्लीट हो गए, लेकिन वर्तमान में कौन गवर्नर है, शक्तिकांत दास गवर्नर। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टर्म्स भी देख लीजिएगा, कौन कौन से टर्म्स है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, इन सारे टर्म्स को आपको देख के ही जाना होगा। तो ये बात रही। अभी बैंक रेट क्या चल रहा है ये सब भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। हाँ, 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था। अच्छा, 5 ईयर प्लान तो आप देखते जाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके मॉडल पे बेस्ड था, ये आप पढ़ लेंगे। हैरोल्ड एंड डोमन मॉडल। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान PC महलनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था। ऐसे देखते जाएंगे। 3 5 ईयर प्लान्स आते हैं, उसके बाद से क्या आता है, रोलिंग प्लान आ जाता है, 1-1 साल का प्लान आता है। अब ये आपसे पूछ लेता है कि जब 1966 में जब रोलिंग प्लान का आना स्टार्ट होता है, 51 से 56 पहला आता है, 56 से 61 दूसरा आता है, और 61 टू 1966 3 कुल 5 ईयर प्लान आते हैं। उसके बाद से 3 साल तक का ब्रेक आता है सर, 1-1 साल का रोलिंग प्लान आता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि 4th 5 ईयर प्लान जो था वो 66 में ही आ गया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसको थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा। उस समय इंदिरा गांधी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनती हैं। तो वो सब कंडीशन थोड़ा सा याद रखना होगा। कौन से 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था। फर्स्ट पे किस पे फोकस था, सेकंड पे क्या हम जैसे फर्स्ट पे हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे था, लेकिन सेकंड पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो ये आपको देखना होगा। अब इससे रिलेटेड आपको एक रेलेवेंट पॉइंट ये भी है कि सर आज के टाइम में नीति आयोग बन चुका है, आज के टाइम में आपके पास योजना आयोग नहीं है। अच्छा, योजना आयोग बना कब था, इसके बारे में अगर बात करें तो मार्च 1950 में ये बना था। ये बहुत जानना या फिर याद रखना जरूरी है। आज के टाइम में नीति आयोग बन चुका है। नीति आयोग कब बना था, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, ये सब आप देख के जाइएगा, ठीक है। ये नीति आयोग क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, इसका कहीं भी संविधान में जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या बोले तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। गैर संवैधानिक। हाँ, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी आप कह सकते हैं इसको, ये गैर संवैधानिक बॉडी है। ये हो गया नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार पूछ लिया था क्वेश्चन आपसे, तो अब इसको भी आप थोड़ा बहुत देख के जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये रही नीति आयोग के बारे में। तो देखिए हमने RBI के बारे में बात किया, 5 ईयर प्लान्स के बारे में हमने बातें की, नीति आयोग के बारे में हमने बातें की। ये इकोनॉमिक्स का दायरा सर मुझे लगता है इससे अधिक बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सवाल आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं। या फिर डेवलपमेंट बैंक ये पूछ लिया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का और IMF का, ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, आपसे पूछ लेगा सवाल। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। WTO के इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, WTO में कुल कितने जो कंट्री हैं इस समय मेंबर है। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक्स का आपको दायरा हमने बता दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन यहीं से आने वाले, बहुत कुछ बाहर से पूछा नहीं जाएगा। करंट में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, हंगर इंडेक्स कितना है, ये सब थोड़ा सा इंडेक्स भी आपको इकोनॉमिक्स फ्रीडम वाला में आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की फील्ड में प्रेस फ्रीडम आपको करंट अफेयर्स में भी देख के जाना होगा। बाकी एक बात और भी है, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ हो सकता है पूछ ले कि इस साल जो है वो 2024 में या 2023 में नोबेल प्राइज़ के जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में है, सेक्शन में है, वो किसको मिला हुआ। तो ये भी थोड़ा बहुत आप देख के जाइएगा। बाकी एक सवाल आता है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था। तो अमर्त्य सेन ने बनाया था और महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों लोगों ने मिलकर के जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया। तो ये मुझे लगता है सर मैंने थॉरली बता दिया है इकोनॉमिक्स के बारे में। आगे आते हैं लीगल एप्टीट्यूड के बारे में कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये आपका पोर्शन इतना समाप्त होता है। अब लास्ट बढ़ता है लीगल एप्टीट्यूड।
लीगल एप्टीट्यूड में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने होते हैं, एकदम मतलब बेसिक पढ़ने होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपका आ जाता है नागरिकता से क्वेश्चन आता है और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना तय रहता है। आपको रोक रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल रट जाइएगा, इसलिए कह रहा हूँ हर एक उसके जो आर्टिकल हैं आपको शब्द से रट लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 4, 5, 6 आ ही जाते हैं। बहुत अच्छे सवाल पूछे और फंडामेंटल राइट से जो केस रिलेटेड है, केस तो आप LLB का दे रहे हैं तो केस आपसे पूछ ही जाएंगे, ठीक है। जैसे सर केशवानंद भारती केस का क्या रेलेवेंस है, आपसे केस शंकरी प्रसाद का भी पूछ लिया जाएगा, सज्जन सिंह के केस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको वो पढ़ के जाना पड़ेगा। केशवानंद भारती केस तो सर मैं आंख बंद करके कह रहा हूँ, ये आपसे कहीं न कहीं आएगा ही आएगा, पूछ लिया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर इसमें डॉक्ट्रिन दिया गया, ये आएगा ही आएगा और आता ही आता है। ये लगभग प्रथा है कि हर बार एग्जाम में आता है। आगे और सर आप ये सब केस पढ़ लिए, अब आपको आगे क्या पढ़ना है, DPSP पढ़ लेना है, प्रेसिडेंट को पढ़ लेना है, प्राइम मिनिस्टर को बढ़िया से कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ड्यूटीज है 9 मत लगा दीजिएगा आंसर, कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है। और एक लास्ट बार जब 11वां कब जोड़ा गया, कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये आपको बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि सिंपल तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, जो उसमें बारीकियां होती है वही अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं 86 में क्या था, राइट टू एजुकेशन कब आया, वो 86 के थ्रू आया, ये सब देख के जाइएगा। GST कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, AWS का रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, ये सब भी आपको देख के जाना होगा। और आपको देखिए LLB का दे रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, एडवोकेट जनरल के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। और सबसे बड़ी बात आपको सर इसमें एक बार और भी मैं ऐड करना चाहूँगा, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था, देख लीजिएगा। MC सेटलवाड थे या कोई और था, वही थे, कमेंट में बताइएगा कि कौन थे। सर खैर इन्होंने बता दिया है। और देखिए अब आता है क्वेश्चन की जुडिशरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाई कोर्ट से पूछे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से। सर बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपने बता दिया, ये क्वेश्चन भी पूछा था कई बार कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 28 जनवरी 1950 को, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, उससे जस्ट 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन कह लीजिए, 26 को आपका संविधान लागू होता है, 28 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। जैसे आ जाता है कि सुप्रीम को किस कोर्ट को, या आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहा जाएगा, माने अभिलेख न्यायालय, तो उसे पिछली बार सवाल आया था, पिछली बार आया था, तो एकदम याददाश्त के साथ मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे आ जाता है। और 137 में आ जाता है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। सब लोग बहुत ज़्यादा इसमें बहुत पेच होता है कि सर जुडिशियल रिव्यू और रिवाइजरी जुरिडिक्शन समझ नहीं पाते, आर्टिकल 13 यूज कर लेते हैं। एक बार और भी मैं बताना चाहूँगा सर, आर्टिकल 141 पूछ लेता है कि इसमें क्या है, लॉ ऑफ द लैंड के बारे में बात होती है कि जो भी डिसीजन दिया जाता है वो एज अ लॉ ऑफ लैंड के थ्रू, मतलब के तौर पे उसको ट्रीट किया जाएगा, कि जो भी निर्णय दिए गए हैं वो देश के लिए कानून के तौर पर उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, बेसिक बस पढ़ के जाइए, बहुत डिटेल भी नहीं पढ़ना आपको, लेकिन हाँ बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये हो गया, और कुछ और रिलेवेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 142 आ जाता है, बहुत रिलेवेंट है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। हाँ, ये सब चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं मतलब एक लीगल प्रिंसिपल सिस्टम क्या पूछता है, जैसे पूछ लिया कि ड्राफ्टिंग जो IPC का ड्राफ्ट हुआ था किसने किया था, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में वर्तमान में कौन सा विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन हैं। और ये पूछ सकता है, अब तो करंट में चल रहा है कि जो IPC का नया नाम है वो क्या है, CRPC का नया नाम है ये क्या है, और ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे। हाँ, ये सर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये पढ़ लेना है। IPC के साथ सर BNS भारतीय न्याय संहिता, और CRPC का जो है, जो दंड प्रक्रिया संहिता का था, नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो है इम्प्लीमेंट होंगे जुलाई 2024 से, तो 1 जुलाई 2024 इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा सर, बेसिक बात एक छोटी थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, फिर संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, फिर परमानेंट अध्यक्ष कौन बना, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। अच्छा, स्टैटिक जीके सर लास्ट में छूट रहा है, जल्दी में आपको बताते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, बोर मत होइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हुई। लास्ट में जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, सर DRDO की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, DRDO के चेयरमैन या हेड इस टाइम पे कौन है, इसरो की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसरो के हेड या फिर इस समय चेयरमैन कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। कई बार NCERT का पूछ लेगा, NCERT कब इस्टेब्लिश हुई थी, इस टाइम कौन चेयरमैन है कौन हेड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि भाई इसरो इसलिए पूछ लिया जाएगा,
इसरो आजकल बहुत न्यूज़ में रह रहा है, बहुत बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित करता जैसे जा रहा है। आदित्य 11 लॉन्च, तो अलग-अलग जो है वो कुछ न कुछ अचीवमेंट्स इसके रह रहे हैं इस टाइम सर इसरो के, तो इसलिए इसका जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फुल फॉर्म भी देख के जाइएगा, मुझे नहीं लगता सर कुछ छूट रहा होगा इतना। अगर स्पोर्ट्स से भी 1-2 सवाल आ ही जाते हैं। स्पोर्ट्स से जैसा कि आशीष सर बता दिए, पीछे हैं कैमरे के, तो स्पोर्ट्स से बताएं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक चीज़ छूट रहा था सर, जैसे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, कई बार आपको यूनाइटेड नेशन बढ़िया से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आप जब लॉ का देंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आना होता है, और क्वेश्चन 1-2 आते हैं कंपलसरी। यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी मैंने आपको बताया, फिर मैं अभी बीच में आपको बता रहा था आईएमएफ की एस्टेब्लिशमेंट, वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट, इन सब पे आप थोड़ा क्वेश्चन देख के जाइएगा। सार्क की स्थापना कब होती है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जब एस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो कहाँ होता है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी दोनों देख के जाइए। मैं आपको रोक रहा हूँ सर, आज जैसे हम एलएलबी का दे रहे हैं तो हमको ज़्यादा रिलेवेंट आता है क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, आईसीजे, हाँ, या वो हेग में स्थित है, नीदरलैंड में पड़ता है, याद रखिए। लास्ट ईयर आए थे सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। और जैसे याद आता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब हुई, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ, क्योंकि आप लॉ पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आने होते हैं। और लास्ट सर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया आसियान के बारे में, फिर शार्क हो गया, नाटो हो गया, वॉरसैप पैक्ट क्या था, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बस ऊपर भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाने वाला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सर कई बार पूछ लिया था, मनीला में है। मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। तो ये आंसर हमने कुछ आंसर हमने बता दिए, कुछ आंसर आपके लिए छोड़ा भी है जानबूझ के, ताकि आप खुद थोड़ा बहुत पढ़िए और थोड़ा आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए। हम सब कुछ बता देंगे तो फिर आपको लगेगा सब कुछ बना बनाया मिल जा रहा, तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे। आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, अच्छा रैंक लेके आना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। 3rd वीक ऑफ जून में आपके एग्जाम होंगे। अगर आप टॉप 3 में आएंगे सर तो आपका नाम न्यूज़पेपर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पब्लिश कराती है, तो आपके लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। ट्राई करिए, अच्छा रैंक लेके आइए और अच्छे से अपना करियर परस्यू करिए। लॉ का करियर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये हमारी ऐसी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आदित्य सर ये सब बता दिया, और मैं कहता हूँ कि अब अगर आप ये वीडियो बढ़िया से देख रहे हैं, बिना रोके या बिना भगाए और बिना स्किप किए, तो हो सकता है कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं बच रहा हो जो कवर ना किया गया हो। और देखिए एक बात और भी सर, ये कई बार चीज़ें होती है कि हम अगर कोई टॉपिक आपको छूटा हुआ लग रहा होगा तो उसके आसपास की हमने चीज़ें बता दी हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हमने बता दिया एक फंडामेंटल राइट आपको बताया, डीपीएसपी बता दिया, और क्या कहते हैं हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको बता दिया। अब 51 तक आर्टिकल हमने बता दिया, 52 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाती है। अब हमने अटॉर्नी जनरल बताया है, तो अब ये मत कहिए कि उसका आर्टिकल भी बताइए। आर्टिकल 76, 77, 78 ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा का जिक्र कहाँ आपको मिलता है, तो वो 79 में मिलता है, 80 मिलता है, 81 मिलता है, ये आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ओवरऑल हमने चीज़ों को कवर कर लिया सर। थोड़ी बहुत अगर कोई टॉपिक छूट भी रही होगी तो वो अब कई बार होता है एग्जाम को आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स है उनको हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि हमसे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ बहुत माइनर चीज़ें छूट रही होंगी जिनको आप खुद न खुद पढ़ ही लेंगे सर। और कुछ अगर हो सर कंक्लूड करते हैं। नहीं सर, अब कुछ तो रह नहीं गया है, अगर कुछ छूटेगा आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो मैं उस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। और फिर से हम आपको बता रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग कुछ वीडियोस क्रिएट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें, और वो जीके के होंगे सर, लीगल एप्टीट्यूड होगा, सब कुछ उसमें। हाँ, मुझे लगता है सर छात्रों के लिए ज़्यादा करके लीगल एप्टीट्यूड नया होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उससे रिलेटेड मटेरियल या कुछ ऐसे मटेरियल दे ही देंगे जो आपको रिलेवेंट होंगे। और अब मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है। आप ये सब वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत कुछ बोलना हो सर। देखिए आप लोग देखते होंगे हम लोग की वीडियो रात में क्यों आते हैं, तो रात में आने का एक ही रीज़न है कि हम लोग बहुत सुबह से लेकर शाम तक लॉ फैकल्टी में पढ़ाई चलती है और समय नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि छात्रों के हित में टाइम मिले, हाँ, छात्रों के हित में हम लोग कुछ न कुछ ज़रूर करें। तो हमारा ये प्रयास है और एक सरल सा प्रयास है। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और लाइक आप करेंगे आपको अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि हम लोग अभी आप लोग का अलॉटमेंट होगा, ये सब होगा, तो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा ऑथेंटिक तो हम लोग दे ही देंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहेगा। कोई समस्या होगा तो हम लोग उपस्थित हैं, और हर संभव जो है हम लोग उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे जो पूरी टीम है, आशीष सर हैं, आदित्य सर हैं, मैं हूँ, और जो भी है एक्सटर्नल, तो वो सभी सहायता करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी आदित्य सर इसी के साथ कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद।